फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, फास्टिंग का इंसुलिन सेंसिटिविटी पर क्या प्रभाव होता है, फास्टिंग का इन्फ्लेमेशन कम करने में और ऑटोफेजी प्रमोट करने में क्या योगदान होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हिसाब से फास्टिंग का सबसे बड़ा योगदान क्या होता है। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। आज से सिर्फ 15,000 साल पहले जब एक व्यक्ति सुबह सवेरे उठता था तो उसे एक ही ख्याल आता था, और वो ये कि आज उसे भोजन मिलेगा या नहीं, और यदि मिलेगा तो क्या भरपेट मिलेगा या सिर्फ नाम मात्र को। और इस ख्याल के बाद पूरे दिन उसका सिर्फ एक ही काम होता था, भोजन की तलाश करते रहना। उस जमाने में उसकी टू डू लिस्ट में सिर्फ एक ही एजेंडा होता था, भोजन ढूंढो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ढूंढो। इस सोसाइटी को हंटर गैदरर्स सोसाइटी कहा जाता था, और इस सेटअप में मर्दों और औरतों की फील्ड ऑफ एक्टिविटी थोड़ी अलग अलग होती थी। जहां एक तरफ पुरुष या मर्द 10, 15, 20, 25, 50 लोगों का एक जत्था बनाकर जंगली जानवरों का, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करने की कोशिश करते थे, वहीं औरतें अपने बच्चों का लालन पालन करने में मसरूफ रहती थी। और बच्चों को पालने के बाद जो उन्हें अगर थोड़ा बहुत कुछ टाइम मिल जाता था तो वे अपने रहने की जगह के आसपास हल्की हल्की खुदाई करके कुछ रूट्स और ट्यूबर्स पाने की कोशिश करती थी। शाम होते होते तक मर्द वापस आ जाते थे, और यदि उनकी किस्मत अच्छी रही तो उनको किसी जानवर का शिकार हो जाता था तो वे उसकी बॉडी ले आते थे, और दूसरी तरफ महिलाएं अपने रूट्स और ट्यूबर्स और फ्रूट्स और नट्स और बेरीज को इकट्ठा करके वापस आ जाती थी, और इन्हीं दोनों फूड प्रोडक्ट्स को मिलाकर वे एक भोजन बना लेते थे और एक मील या डिनर बना लेते थे, और अक्सर वो दिन का एकमात्र भोजन होता था। और इसलिए हम कह सकते हैं कि वे अक्सर ओमैड डाइट फॉलो करते थे। ओमैड यानी 1 मील अ डे। और अधिकतर केसेस में उन लोगों को कोई ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं होता था। नो डाउट ऐसे भी कई दिन होते थे जब उन्हें पूरा दिन कोई भोजन नसीब नहीं होता था, और ऐसे भी कई हफ्ते होते थे जब उन्हें 2-2, 3-3 दिन तक कोई भी फूड प्रोडक्ट नसीब नहीं होता था। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो वे अक्सर 1-2 दिन तक उपवास या फास्टिंग करते रहते थे। लेकिन आज अब जमाना बदल गया है। आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से समावेश होने की वजह से हमारी दुनिया में फूड प्रोडक्शन भरपूर मात्रा में होता है। हमारे अपने देश में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद गेहूं और चावल की बम्पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इतना उत्पादन होता है कि कभी कभी तो हमें उसे स्टोर करने की जगह भी नहीं होती, और वो बारिश में बाहर पड़े पड़े ही सड़कर खराब हो जाता है। और उसके अलावा उन फूड प्रोडक्ट्स का भी आज की तारीख में जबरदस्त मात्रा में प्रोडक्शन होता है जिन्हें आज से 500 साल पहले लग्जरी माना जाता था, जैसे कि शुगर। और इसी वजह से अधिकतर लोग फूड शॉर्टेजेस के बारे में आज भूल गए हैं। इसके साथ ही अधिकतर लोग ये भी भूल गए हैं कि पुराने जमाने में फास्टिंग जिंदगी का एक इंटीग्रल हिस्सा होता था। अब ये बात सही है कि उस जमाने के लोग भी फास्टिंग खुशी खुशी तो नहीं करते थे, मजबूरी में ही करते थे। लेकिन इस मजबूरी का उन्हें एक इनडायरेक्ट फायदा मिलता था, और वो ये कि उन्हें फास्टिंग के बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली नसीब हो जाते थे। जबकि आज हमारे जमाने में, हमारे इस फूड एबंडेंस के जमाने में, अधिकतर लोग फास्टिंग शब्द को सुनकर ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगातार फूड खाने की इतनी आदत हो चुकी है कि उन्हें लगता है कि यदि उन्हें 2-4 घंटे के लिए भी भोजन नहीं मिलेगा तो मालूम नहीं उनकी बॉडी में क्या होगा। शायद कोई एनर्जी नहीं बचेगी, शायद उन्हें चक्कर आ जाएंगे, शायद वे अपने 2 पांव पर खड़े भी रह पाएंगे या नहीं, या उन्हें 2-4-10 कदम चलने की ताकत भी होगी या नहीं। और इस तरह के अन्य कई ख्याल उनके दिमाग में उठते रहते हैं। और इसी के चलते भोजन की अधिकता की वजह से उनकी इच्छा शक्ति, उनकी विल पावर भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और फास्टिंग का ख्याल आते ही कई लोग घबरा जाते हैं। अब ये बात सही है कि उपवास रखना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता,
लेकिन ये बात भी सही है कि अधिकतर लोगों को 1 या 2 दिन भोजन न खाने से कोई नुकसान भी नहीं होता। इनफैक्ट उपवास के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स उन्हें प्राप्त होते हैं। फास्टिंग का सबसे पहला फायदा तो खैर यही होता है कि फास्टिंग से वजन कम हो जाता है। जब कोई व्यक्ति वाटर फास्टिंग करता है तो नेचुरली वो खाना नहीं खा रहा होता और इसकी वजह से उसके बॉडी में एक टेम्परेरी कैलोरी डेफिसिट उसके वजन में कुछ कमी लाता है। फास्टिंग का दूसरा फायदा है कि इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है। रिसर्च स्टडीज हमें बताती हैं कि वाटर फास्टिंग करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है। अब आपने इस चैनल पर मुझे कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हुए सुना होगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी उसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की मिरर इमेज है। जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते आपकी बॉडी सेल्स इंसुलिन का कहना नहीं मानती, वहीं इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब है वो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब आपकी बॉडी सेल्स इंसुलिन की छोटे से छोटी मात्रा को भी फेवरेबली रिस्पॉन्ड करती हैं और ब्लड स्ट्रीम में बहने वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को खुशी खुशी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ये फायदा उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज जैसी क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं। सेल मेटाबॉलिज्म नाम की जर्नल में सन 2016 में एक स्टडी प्रकाशित की गई थी जिसमें बताया गया था कि वाटर फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों ही ओवरवेट लोगों में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती हैं और इंसुलिन लेवल्स को कम करने में भी सहायक होती हैं। फास्टिंग का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि फास्टिंग हमारे शरीर में ऑटोफेजी की प्रोसेस को शुरू करती है और ऑटोफेजी वो सेल्यूलर प्रोसेस है जिसके चलते बॉडी में डैमेज सेल्स और सेल्यूलर कंपोनेंट्स को रिसाइकल किया जाता है। ये प्रोसेस हमारे बॉडी को टॉक्सिन्स और डैमेज्ड मॉलिक्यूल्स से मुक्ति दिलाती है और इसके चलते हमारी बॉडी को एक तरह से डिटॉक्सिफाई करती है। नेचर नाम की जर्नल में सन 2014 में एक स्टडी प्रकाशित की गई थी और उसमें पाया गया था कि जब चूहों को फास्टिंग कराई गई तो उसके चलते उनके शरीर में ऑटोफेजी की प्रोसेस ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। वाटर फास्टिंग का चौथा बड़ा फायदा यह है कि ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायता करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर केसेस में क्रॉनिक डिसीजेस डेवलप होने के पीछे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का बड़ा हाथ होता है और इसलिए जब कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है तो उसके इन्फ्लेमेशन में कमी आती है जिसका फायदा उसे हर लेवल पर मिलता है। सन 2017 में 2017 में सेल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में बताया गया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग न सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करती है बल्कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के मैग्नीट्यूड को कम करने में भी सहायक होती है। और फास्टिंग आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, वे आपके जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन कम करती है, वो आपके ब्रेन का इन्फ्लेमेशन कम करती है, वो आपके साइटोकाइंस और एडिपोकाइंस जैसे प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स की लेवल में भी कमी लाती है। फास्टिंग का पांचवा बड़ा फायदा यह है कि ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी आपकी मदद करता है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि फास्टिंग आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी सहायता कर सकती है। कई स्टडीज में पाया गया है कि फास्टिंग हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में या उन पेशेंट्स में जिन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत होती है उनका ब्लड प्रेशर कम करने में उनकी सहायता करता है। लेकिन जहां तक मेरा सोचना है, फास्टिंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये कि ये आपकी फूड के साथ रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदल देता है। एक बार जब आप फास्टिंग कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए तो आप फूड के गुलाम नहीं रहते, आप भोजन के गुलाम नहीं रहते, आप भोजन को एक फ्यूल समझते हैं और आप उसे उतनी ही मात्रा में उसी समय खाते हैं जितनी मात्रा में जब आप इसे खाना चाहते हैं या जब आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। आप भोजन के गुलाम नहीं रहते, आपके दिमाग में फूड रिलेटेड थॉट्स पूरे दिन घूमते नहीं रहते, आप पूरा दिन भोजन के बारे में, स्नैक्स के बारे में, क्रेविंग्स से नहीं दो चार होते रहते। और यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैं अक्सर फास्टिंग करता हूँ। जहाँ तक संभव होता है मैं 10 या 15 दिन में
एक बार अपनी इच्छा से एक दिन का वाटर ओनली फास्ट करता हूँ। जनरली वो फास्ट लगभग 36 घंटों का होता है, अक्सर 40 घंटों का भी होता है, और उसके दौरान मुझे अपनी बॉडी में कोई कमजोरी तो खैर महसूस नहीं ही होती, बल्कि मुझे एनर्जी का एक बूस्ट मिलता है। मैंने इस तरह के दर्जनों फास्ट आज तक किए हैं और हर उपवास के दौरान मैंने पाया है कि मेरी एनर्जी लेवल उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा 25-50% ज्यादा होती है, जिसका फायदा मुझे अपने काम पर बेहतर फोकस करने में मिलता है, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मुझे जैसा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति फास्टिंग के बेनिफिट्स हासिल कर सकता है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जरूरत है तो फास्टिंग के बेनिफिट्स को समझने की और फिर फास्टिंग को अपने जीवन का एक इंटीग्रल हिस्सा बनाने की।